हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अमन कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम क्या है? श्वसन तंत्र, यानी इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। हमारा जो शरीर होता है वो सांस लेने और रक्त परिसंचरण के द्वारा ही गर्म रहता है। जिस दिन हम लोग मर जाते हैं उस दिन हम सांस लेना बंद कर देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो वही हम पढ़ेंगे। इस शरीर श्वसन तथा रक्त परिसंचरण के द्वारा गर्म रहता है, यानी जिस दिन सांस लेना और रक्त परिसंचरण बंद हो जाएगा उस दिन हमारी क्या हो जाएगी? तो मतलब मर गए हैं हम, और हमारा शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अब श्वसन अंग क्या होता है? श्वसन अंग मतलब होता है कि किस अंग द्वारा हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन स्तनधारी जो होते हैं यानी मेमल्स, वो किससे सांस लेते हैं? मेमल्स में क्या आ जाएगा? जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और हम लोग जैसे हैं मनुष्य। ठीक, तो जो स्तनधारी होते हैं मेमल्स, वो किससे सांस लेते हैं? वो फेफड़ा सांस लेते हैं। फेफड़ा हमारा क्या होता है? श्वसन अंग होता है। जैसे इसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। जो कीट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? कीट श्वास नली से सांस ले लेते हैं। तो कीट क्या करते हैं? श्वास नली से सांस ले लेते हैं, ब्रीदिंग पाइप से। ठीक, जलीय जीव जो होते हैं, जो जीव पानी में रहते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? जैसे मछली हो गई तो किससे सांस लेंगे? गिल्स या क्लोम से सांस लेंगे। और हमारा मेढक होता है, मेढक ये तीन कंडीशन में रहता है। मेढक अगर जमीन पर रह रहा है तो फेफड़े से सांस लेगा, अगर वो मिट्टी के अंदर रह रहा है तो त्वचा से सांस लेगा, लेकिन अगर जल में रह रहा है तो दिल से सांस लेगा। जब हम लोग छोटे से थे तो हम लोग क्या करते थे? पानी से छोटी सी मछली पकड़ लाते थे तो हम सोचते थे मछली है, और ससुराबाद में क्या हो जाता था? मेढक निकल जाता था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। फिर क्या होगा? श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी हम श्वास कितना ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं उसे क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहेंगे। तो ब्रीदिंग क्या होता है? श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या होगा? निःश्वसन, और एक क्या होगा? निःश्वसन। यानी सांस को जब हम अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लिया यानी इनहेलिंग, और जब बाहर छोड़ा तो उसे कहा एक्सहेलिंग। ठीक, सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। तो हम सांस के अंदर कितना लेंगे? नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78%। O2 कितना लेंगे? 21%। और CO2 कितना लेंगे? 0.03%। यानी जितनों को लेंगे उतना ही को तो छोड़ेंगे। यानी नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है वायुमंडल कितना पाया था? 78%, तो 78% लेंगे। वायुमंडल में जितने भी गैसें पाई जाती हैं उतनी ही लेंगे ना, बाहर से कुछ तो लेंगे नहीं। तो यानी N2 कितनी है? 78%, O2 कितनी? 21% और CO2 कितनी? 0.03। इसमें 4 को खाली उलट फेर होता है। नंबर निःश्वसन क्या होगा? सांस अंदर लिया कितना? 78%, छोड़े कितना? 78%। ऑक्सीजन कितना लिया? 21%, छोड़े कितना? 17%। CO2 कितना लिए? 0.03% और छोड़े कितना? 4%। यानी सिर्फ 4 का ओवरपेयर हुआ। नाइट्रोजन कितना लिए? 78, छोड़े 78। और O2 कितना लिया? 21, छोड़े 17, यानी 4 का 4 कम। CO2 कितना? 0.03% और CO2 छोड़े कितना? 4%। यानी ये होता है 4.6 है, लेकिन इसे क्या कहेंगे? 4% मान सकते हैं आप। तो इसके साथ ले लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब श्वसन मार्ग कितने के 10 स्टेप पढ़ेंगे जिसमें हम पूरा श्वसन मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो रेस्पिरेटरी स्टेप क्या होते हैं? पहला होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र, नाक के द्वार को क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। फिर यहां पे आएंगे तो क्या कहते हैं? नासा कपाट। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, मुंह के अंदर देखते हो हल्लक, उसको क्या कहते हैं? फायरिंग्स। फिर यहां जो आप देखते हैं जटुआ, इसको क्या कहते हैं? स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, दसनी जिसे फायरिंग्स कहेंगे, लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र, जैसे स्वर तंत्र जहां से आवाज नहीं, इसको दाब देंगे ना तो आवाज नहीं गिरेगी। ठीक है,
तो ग्रसनी जो होती है वो क्या होती है, फायरिंग्स। फायरिंग्स में क्या होता है, भोजन और वायु दोनों जाती है, ठीक। तो ये क्या होती है, कॉमन पाइप होता है, ठीक है। तो नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा कपाट में क्या होता है, नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। जब जो छोटे मोटे जो कण होते हैं और जो नाक के नासा छिद्र के जो बाल होते हैं वो उसे नहीं रोक पाते हैं, वो यहाँ आके नासा कपाट पे चिपक जाते हैं। वहां चिपक जाते हैं तो धीरे धीरे वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे तो क्या किसका रूप ले लेते हैं, नकटी का रूप ले लेते हैं, जिसे खखोर के आदमी क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। तो नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें ट्रेकिया। अब इसके आगे समझा नहीं सकते हैं नकटी में आगे। तो लैरिंग्स, लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के बाद जाएंगे ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होती है, ट्रेकिया इसमें से वायु फिर जाएगी। ट्रेकिया से होते हुए, अब ट्रेकिया में एक बात और समझ लीजिए, ट्रेकिया में क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज पाई जाती है। जब जैसे सांस ले लिए और सांस लेने के बाद मान चले हम सांस ले लिए, अब उसमें सांस नहीं बचेगा तो क्या होगा, पाइप चपक जाएगा तो फसला नहीं ले पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए कार्टिलेज बोन्स पाई जाती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। तो ट्रेकिया के बाद कहा जाएगा ब्रोनकाई। ब्रोनकाई के बाद कहा जाएगा, देखो, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकाई। यानी पहले वायु जाएगी नासा छिद्र में, फिर नासा कपाट, फिर फायरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया। अब ट्रेकिया एक भाग में है तो ट्रेकिया, दो गो मोटा तो क्या हो गया, ब्रोनकाई। और कई ब्रांच में बट गया तो उसे क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूलस, ठीक। तो नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एक बनाया ट्रेकिया, दो गो में बटा ब्रोनकाई, और एक कई भागों में बट गया तो उसे क्या कहेंगे, ब्रोनक्यूलस कहेंगे, ठीक। और ब्रोनक्यूलस के ऊपर क्या पाया जाता है, गुच्छा टाइप में पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, अलवेली कहेंगे। अलवेली का मतलब क्या होता है, वायु कोष्ठक, ठीक। वायु कोष्ठक में जाएगी वायु क्या होगी, O2 क्या हो जाए, O2 रिजर्व हो जाएगी, ठीक। यहां पर क्या आ जाएगा, अलवेली में आ जाएगा ब्लड। अलवेली में ब्लड आएगा और वो किसको, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो अलवेली में आएगा, O2 को पकड़ेगा और O2 को लेकर कहां जाएगा, O2 को लेकर जाएगा सेल के पास। सेल में किसको देगा, वो माइटोकांड्रिया में को देगा, और माइटोकांड्रिया में क्या होगा, क्रेस्ट चेक चलेगा, जिससे 38 एटीपी बनेंगे और ग्लूकोज का निर्माण होगा। और वहां पे क्या होगा, CO2 को वो लेकर चलाएगा और अलवेली को देगा और कहेगा तू छोड़ दे इसको, तो वो बाहर उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो नासा छिद्र, फिर एक बार समझ लेते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनकाई, और कई ब्रांच में गया ब्रोनक्यूलस, और उसके बाद गुच्छा टाइप में पाया गया तो उसे क्या कहेंगे, अलवेली, ठीक। जिसमें वायु इकट्ठा होती है। वहां पे आएगा ब्लड, और ब्लड क्या करेगा, O2 को पकड़ेगा और सब सेल में धीरे धीरे बांट देगा, तू भी लो, तू भी लो, तू भी लो। इसके बाद क्या करेगा, जब तब उसमें सब सेल क्या करेंगे, माइटोकांड्रिया को देंगे, माइटोकांड्रिया में क्या क्रेस्ट चलेगा, एटीपी बनेंगी और ग्लूकोज का निर्माण होगा। और वहां जितनी भी CO2 इकट्ठा होगी वो सबको पकड़ के कौन लाएगा, हीमोग्लोबिन लाके किसको देगा, अलवेली को दे देगा, अलवेली को दे देगा, और ये क्या करेगा, बाहर को छोड़ देगा, ठीक है। अभी इतना आप इसके साथ ले लीजिए। अब हम बात करेंगे डायफ्राम की। डायफ्राम किस तरह क्या करता है श्वसन में। डायफ्राम जो हमारा होता है वो सांस, हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि सांस को बाहर छोड़ पाए, तो इसके लिए इसमें क्या मदद करता है, डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है हमारा, वो डायफ्राम सांस को बाहर छोड़ने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। डायफ्राम अगर क्या होता है, कई लोगों में क्या होता है, गाड़ी चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और उनका और ना कहीं चोट लगती है कुछ और मर जाते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, ऐसे हचाक सही से लगेगा ना तो वो उसका डायफ्राम टूट गया और वो खत्म हो जाए, सांस ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो सांस को बाहर छोड़ पाए ना सांस ले पाए, ठीक है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें डायफ्राम कैसे काम करता है, तो उसमें एक होता है, जब गर्भवती प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो डायफ्राम होता है वो काम नहीं करता है, वो उस समय क्या करती है, पसलियां जो उनकी होती हैं वुमेन्स की, तो पसलियां काम करती हैं डायफ्राम का।
तो सांस को अंदर बाहर छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर मान चलिए गर्भवती महिला की अगर पसली टूट गई तो समझ लीजिए मरेगी ही। ठीक है, तो डायफ्राम क्या होता है, सांस लेने में मदद करता है। ठीक, फिर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि आदमी सोचता है, आदमी कहता है हिचकी आने लगी, खाना खा रहा है और हिचकी आने लगी, तो क्या कहता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। बाकी होता क्या है इसका उल्टा। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं और जो श्वसन मार्ग रश्मि होती है उसके उसमें क्या पाया जाता है, एक एपिग्लोटिस नाम का एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो ये तय करता है कि भोजन आ रहा है कि वायु, क्योंकि रश्मि जो होती है उसमें वायु भी आता है और भोजन भी आता है। तो एपिग्लोटिस जब भोजन आएगा, फूड आएगा, तो एपिग्लोटिस किधर होगा, वायु की, एयर की तरफ बंद हो जाएगा। लेकिन अगर जब मान लीजिए एयर आ रही है तो एपिग्लोटिस किधर बंद हो जाएगा, फूड की तरफ। तो ये एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस का मतलब होता है कि जब जब वायु आ रहा है तो क्या है, भोजन मार्ग को बंद कर देगा तो वायु चला जाएगा। और अगर फूड आ रहा है और एयर की तरफ, मान चलिए इधर इधर आ रहा है, भोजन आ रहा है और उसने वायु की तरफ बंद कर दिया तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान चलिए भोजन आ रहा है और उसने बंद क्या कर दिया, फूड वाला बंद कर दिया, भोजन वाला मार्ग बंद कर दिया, तब क्या होगा, तब होगा ये कि फेफड़े के पास चला जाएगा भोजन, और फेफड़े के उधर जाएगा तो ऐसे वो हचाक से मारेगा तो भोजन क्या होगा, झलाक से ऊपर बहाएगा, जिससे आदमी क्या करता है, कभी कभी नाक से पानी और भोजन निकाल देता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसमें, वो क्या कहेगा, मेरी तरफ आ रहा है, और उसे झचाक से मारेगा जैसे वो बाहर निकल जाएगा पूरा भोजन। अब उसमें क्या आदमी सोचने लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। इसके होता क्या है, इसके विपरीत ये होता है कि आदमी जैसे मान चलो, अब होता क्या इस कंडीशन में है, होता इस कंडीशन में है कि जैसे मान चलिए हम भोजन खा रहे हैं और पूरा ब्रेन जो हमारा होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है और अचानक से भोजन जाना चाहिए तो फूड की तरफ और चला गया एयर की तरफ, तो क्या होगा, अब वो ब्रेन पूछ रहा है, जो है हमारा हार्ट, वो मतलब सॉरी, जो हमारा लंग्स होता है वो पूछ रहा है कि मतलब क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है। एपिग्लोटिस पूछ रहा है कि क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है कि वायु आ रही है। अब जो हमारा ब्रेन है वो किसी के सोच में लगा हुआ है कि वो हमारे ये हम जाएंगे वहां पे ये करेंगे वो करेंगे, और मतलब यही सब चीज सोच रहा है। अब एपिग्लोटिस सोच रहा है कि कैसे क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है कि वायु आ रहा है, अब वो सोच नहीं पा रहा है। अब वो क्या करे, अचानक से भोजन आ रहा है और बंद कर दिया फूड पाइप बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, भोजन चला जाएगा एयर की तरफ और हो जाएगा बवाल। अब एयर क्या करेगा, जैसे भोजन जाएगा हचाक से मारेगा और क्या आएगा, हिचकी आने लगेंगी। आदमी पानी नहीं पीता तो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि तो हम सांस कितनी लेते हैं, एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं। तो हमारी जो एक बार में सांस लेने की कैपेसिटी होती है तो उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, यानी एक बार में नॉर्मली इसमें सांस ले रहे हैं तो हम कितना नॉर्मल ले रहे हैं, तो कितनी सांस लेनी है हमें, 500 ml। 500 यानी 500 ml जो आधा लीटर का बोतल आता है उसमें जितनी वायु होती है उतना हम सांस ले लेते हैं एक बार में नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर टोटल लंग कैपेसिटी पूछी जाए कि हम एक बार में कितना सांस ले सकते हैं, तो पूरा हम सांस खींचेंगे, पूरा छत्ता हमारा फैल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कितना खींचेंगे, इसमें हम खींच लेंगे लगभग 6000 ml। 6000 ml हम कितना खींच सकते हैं, सांस ले सकते हैं एक बार में, टोटल लंग कैपेसिटी खींच के करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को हम कहाँ लेके, जैसे पर्वत पे जा रहे हैं या समुद्र के अंदर आदमी जाता है तो क्या होता है, गहरा समुद्र होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से गैसें लेकर जाए, तो भाई ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली ऑक्सीजन ले नहीं सकते क्योंकि उस पर जो हमारा लंग्स होता है उस पर चोट लगेगी, तो उसमें क्या करते हैं, मिक्स करके लेकर जाते हैं। तो पर्वतों वगैरह जाएंगे तो कौन से लेकर जाएंगे, O2 और N2 लेकर जाएंगे, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेकर जाएंगे। समुद्र में अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेकर जाएंगे। लेकिन वही अगर गहरे समुद्र में जाएंगे, अगर 300 फीट नीचे, अगर समुद्र के 300 फीट नीचे अगर अंदर जा रहे हैं तो क्या लेकर जाएंगे हम, ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और फिर समझ लीजिए, पहले हमने सांस कहाँ लिया, नासा छिद्र, फिर नासा कपाट क्या था, म्यूकस था, म्यूकस में क्या था, जो छोटे मोटे कण थे उसमें जाके चिपक जाते थे। ठीक, चिपक जाते थे, वहां के बाद गया फायरिंग्स, पहले हल्लक में गया, फायरिंग के बाद लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र में गया श्वास, फिर क्या गया, ट्रेकिया, एक पार्ट में गया तो ट्रेकिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ब्रोंकाई, वो कई पार्ट में डिवाइड हो गया तो ब्रोंक्यूलियस,
उनके ऊपर क्या पाया गया, गुच्छा पाया गया, जिसे क्या कहा गया, अलवेली कहा गया। अलवेली में क्या पाया जाता है, अलवेली में क्या है, वायु जाएगी O2, वहां पे क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन आएगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 को पकड़ेगा और कहां लेकर जाएगा, सेल के पास ले जाएगा। सेल में किसको देगा, माइटोकांड्रिया को देगा। माइटोकांड्रिया में क्या करेगा, क्रस्टेज चलेगा, जिसमें एटीपी बनेंगे और ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज बनने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें CO2 रिलीज होगी। CO2 रिलीज होगी तो उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन फिर लेगा और फिर दौड़ के आएगा और किसको दे देगा, अलवेली को दे देगा। और अलवेली क्या कहेगा, उसे श्वसन मार्ग से बाहर छोड़ देगा। अब बात हो गई ये। अब क्या होता है, श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। जब हम सांस को लेते हैं, जैसे नासा छिद्र से लिया, फिर नासा कपाट गया, फिर फायरिंग्स गया, फिर लैरिंक्स गया, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलस, फिर अलवेली के पास जब गया और वहां पे गया माइटोकांड्रिया के पास, माइटोकांड्रिया के पास गया, यहाँ अलवेली से हीमोग्लोबिन आएगा, पकड़ेगा वायु को और क्या करेगा, लेके जाएगा, सेल को देगा। सेल में गया, माइटोकांड्रिया को देगा, माइटोकांड्रिया में कैसे चलेगा, टीबी बन जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ये जो पूरा प्रक्रिया होगा इसको क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन। ठीक है, जब आंतरिक श्वसन होगा तो पूरी प्रक्रिया को कहेंगे आंतरिक श्वसन। लेकिन जैसे हम सांस लिए और छोड़ दिए तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाएगा, बाह्य श्वसन कहलाएगा। और जो पूरा प्रक्रम बताया गया है कि नासा छिद्र से लेकर माइटोकांड्रिया तक जो पहुंच जाता है उसे क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। अब एक बात और रह गई, जो इसकी बाहरी परत होती है लंग्स की, उसको क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और बात ये हो जाता है कि जैसे हम जो हमारा एल्वेली होता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन, उसकी एक खास बात ये होती है, ये बसाला चौड़ा चोट्टा होता है। ये क्या करता है, मान चलिए हम O2 ले रहे हैं तो O2 तो पसंद ही करता है, O2 तो ले ही रहे हैं, सांस में O2 लिए और ये पूरा काम कर रहा है। लेकिन कहीं अगर इसे धुआं मिल गया, जिस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको उससे बहुत प्रेम करता है और ये क्या करेगा, कहीं धुएं में आप देखे होंगे, कहीं आप धुएं में जाते हैं और आप सांस लेने लगे तो O2 नहीं लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा, पूरे शरीर में क्या कर धुआं पैदा कर देगा, भर देगा। और धुआं भरेगा तो क्या होगा, पूरा कचरा हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ठीक है, तो कभी कहीं आप देखते हैं कि जब रूम होता है, रूम में आप क्या करते हैं कि जला दिए और धुआं फैल गया तो आदमी बेहोश हो गया और जान जाने की भी संभावना होती है। तो ये था पूरा में हमारा श्वसन तंत्र। इसमें आपको हम आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग, और आशा करता हूं कि आप लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।